Hi, this is Neerja Singh. Welcome to online biology classes. In my last video, we have discussed about dicot embryo development. Today, we are going to discuss about monocot embryo development. How the development of monocot embryo takes place. So, before we discuss about monocot embryo development, let's talk little about post-fertilization changes. What are post-fertilization changes? Basically, under post-fertilization changes, two events takes place. First one is embryo formation, that is embryogenesis, and second one is endosperm formation. Let's discuss about embryogenesis, embryo formation. The first embryo is formed from zygote, which is diploid in nature. The zygote here is formed through the process of syngamy. The zygote then undergoes the process of division, which are mitotic in nature, and differentiation, and results in the formation of embryo. And the endosperm, which is triploid in nature, formed as a result of triple fusion. Endosperm basically is a nutritive tissue for developing embryo. So we will discuss about endosperm development in next video. Here we are going to focus about the development of monocot embryo. So let's discuss about monocot embryo development. Here we are taking an example of a monocot plant, which is aquatic Sagittaria sagittarifolia. It is a monocot plant. Now, here, what is this? This is a zygote which is diploid in nature. zygote here, जो भी zygote यहाँ पे प्रेजेंट है वो कैसा है? डिप्लॉयड नेचर में है. और अगर हम देखें तो ये सारी प्रोसेस जो है ये ओव्यूल के अंदर जो है हो रही है. zygote को देखें तो ये इसका माइक्रोपाइलर एंड होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में हम देखें तो ये चैलिजल एंड की तरफ इसका ये वाला एंड होगा. नाउ zygote में ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, और ट्रांसवर्स डिवीज़न जो होगा यहाँ पे वो कैसा होगा? अनइक्वल होगा. हियर द zygote अंडरगोज एन अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीज़न विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स. वन इज स्मॉलर इन साइज, which is named as terminal or embryonal cell. Second one is bigger in size, named as basal cell. ओके तो यहाँ पे जो दो सेल्स बनी ट्रांसवर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ, जो कि अनइक्वल था, और इससे यहाँ पे हमें दो सेल्स बन गई. एक टर्मिनल सेल्स जिन्हें हम एम्ब्रियोनल सेल्स भी कहते हैं, और दूसरा है बेसल या बेसल सेल, जो बाद में हम इसे वेसिकुलर सेल्स के नाम से भी जानेंगे. तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये कौन से एंड पे है, ये इंपॉर्टेंट है. तो बेसल सेल है, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मिलेगी, और चैलिजल एंड की तरफ आपको टर्मिनल सेल मिलेंगी. ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ zygote में, जिस एज अ रिजल्ट क्या हुआ? आपको दो सेल्स मिली. ठीक है, वन टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड एंड अदर टुवर्ड्स द चैलिजल एंड. नेक्स्ट डायग्राम पे फोकस करते हैं. यहाँ पे सिर्फ टर्मिनल सेल आगे डिवाइड करती है, बेसल सेल में डिवीज़न नहीं होता है. ठीक है, तो जिस टाइप का डेवलपमेंट हम इस प्लांट में पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल लेके, तो यहाँ पे बेसल सेल डिवाइड नहीं करती है, ये एज इट इज़ रहती है, और अपने साइज़ में ये स्वेल कर जाती है, बड़ी हो जाती है, और तब हम इसे वेसिकुलर सेल कहते हैं. तो बेसल सेल डिवाइड नहीं कर रही है, डज नॉट डिवाइड फर्दर. यहाँ पे सिर्फ टर्मिनल सेल डिवाइड करेगी थ्रू ट्रांसवर्स डिवीज़न. तो आप इस डायग्राम को इमेजिन करें कि यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ, जिसके रिजल्ट में हमें क्या मिली? ये आपको 3 सेल्ड स्ट्रक्चर मिला. तो यहाँ पे बेसल सेल तो सेम है, जो कि कोई भी डिवीज़न के में नहीं जा रही है. यहाँ पे जो दो नई सेल्स बनी हैं, ये टर्मिनल सेल के डिवीज़न से बनी है. ठीक है, तो टर्मिनल सेल ये सबसे ऊपर वाली, ये चैलिजल एंड की तरफ, और बीच में एक जो नई सेल फॉर्म हुई, इसे हम मिडिल सेल
कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इनसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आगे फॉर्म होने वाले हैं। तो टर्मिनल सेल जो है ये कॉटिलिडन को फॉर्म करेगी, क्योंकि मोनोकॉट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल कॉटिलिडन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे टर्मिनल सेल आगे डिवीज़न करके कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन को बनाती है। यहाँ पे मिडिल सेल इंपॉर्टेंट है। मिडिल सेल ये सभी मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर देती है, जैसे कि प्ल्यूम्यूल, रेडिकल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड सस्पेंसर सेल। आप जानते हैं कि प्ल्यूम्यूल जो है ये शूट सिस्टम बनाता है, रेडिकल ये रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल और ये सस्पेंसर, ये सभी जो हैं ये किससे फॉर्म हो रहे हैं, ये मिडिल सेल से फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या है ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस तरह से इस डायग्राम में इतनी चीज़ें, इतने इवेंट्स हो गए। नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं। आगे क्या होता है कि टर्मिनल सेल जो है इसमें एक वर्टिकल डिवीज़न होता है। एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेल्स फॉर्म हुई हैं, और यहाँ पे जो मिडिल सेल थी इनमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, और यहाँ पे भी 2 सेल्स फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट डिवीज़न कंटिन्यू रहते हैं, और टर्मिनल सेल अगेन डिवाइड करती है वर्टिकली, और इस तरह से हमें 4 सेल्स मिलती हैं टर्मिनल सेल्स की, और मिडिल सेल्स भी ट्रांसवर्स डिवीज़न के थ्रू और भी सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब यहाँ जो 4 आपको टर्मिनल सेल मिलती हैं, इन्हीं चारों सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है। एज अ रिज़ल्ट 8 सेल आपकी टर्मिनल सेल्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 4 सेल स्ट्रक्चर बना था टर्मिनल सेल का, इसमें फिर से ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है इन ईच सेल, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 8 सेल्स, ऑक्टेंट। तो यहाँ पे 8 का ग्रुप बनता है जिसे ऑक्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देखिए। तो यहाँ पे क्या होता है, आगे डिवीज़न कंटिन्यू रहता है, और लास्ट में इस तरह से क्या होता है, कॉटिलिडन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब मिडिल सेल को देखते हैं। मिडिल सेल में भी फॉर्मेशन होता रहता है, यहाँ पे कुछ सेल्स फॉर्म होती रहती हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, और ये कुछ स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती हैं। रेडिकल बनाएंगी, प्ल्यूम्यूल बनाएंगी, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल एंड सस्पेंसर सेल। आपने डाइकॉट एम्ब्रियो में देखा था कि सस्पेंसर सेल ये आपकी बेसल सेल से बन रही थी। वहाँ पे बेसल सेल काफ़ी डिवीज़न करके 6 to 10 सेल स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन यहाँ पे बेसल सेल डिवाइड ही नहीं कर रही है, फर्दर डिवीज़न में नहीं जा रही है, और ये स्वेल करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे या तो बेसल सेल या वेसिकुलर सेल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस समय जो एम्ब्रियो है, प्रो एम्ब्रियो है, ये इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इसे हम कहेंगे ग्लोब्यूलर स्टेज। ठीक है, शुरुआती जो स्टेजेस हैं वो मोनोकॉट के डायकॉट के जैसे ही हैं। तो यहाँ पे आपको ग्लोब्यूलर स्टेज वहाँ पे भी देखने को मिली थी और यहाँ पे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में देखेंगे तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें आपको इतने सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होंगे, तो ये होल एम्ब्रियो का पार्ट है, और ये सिंगल पेपरी थिन कॉटिलिडन का फॉर्मेशन हुआ। हियर cotyledon is called as scutellum. The cotyledon of monocot, single cotyledon of monocot is called as scutellum. Okay. यहाँ पे सस्पेंसर सेल है और ये बेसल सेल। ये लेटर ऑन क्या है, ये समाप्त हो जाती है, ये नहीं रहती है, इसका फंक्शन नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नए स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका कॉटिलिडन है ये यहाँ पे एम्ब्रियो से अटैच रहता है। इस पार्ट को हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस कौन सा पार्ट होगा, जहाँ पे आपका कॉटिलिडन अटैच होता है। अब ये पार्ट देखिए एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल क्या होगा, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के एबोव वाला पार्ट। ठीक है, यानी इसके ऊपर का पार्ट जहाँ पर, ठीक है, तो इस पार्ट को हम एपिकोटाइल कहते हैं। ठीक है, तो या फिर हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ स्क्यूटेलम इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। नाउ ये एपिकोटाइल है, ये लास्ट में टर्मिनेट कर जाता है किसमें, प्ल्यूम्यूल में विथ शूट एपेक्स। नाउ बोथ द एपिकोटाइल एंड प्ल्यूम्यूल विथ शूट एपेक्स ये इंक्लोज रहते हैं इन अ हॉलो स्ट्रक्चर
या कवरिंग होती है, इसे हम कोलियोप्टाइल कहेंगे। तो कोलियोप्टाइल बेसिकली क्या है? इट इज़ अ हॉलो स्ट्रक्चर विच कवर्स द प्लूम्यूल एंड एपिकोटाइल। तो ये स्ट्रक्चर है जो कि कवर कर रहा है, कवरिंग बना रहा है किसकी? प्लूम्यूल की। प्लूम्यूल वो स्ट्रक्चर है जो बाद में प्लांट के शूट सिस्टम को फॉर्म करेगा। नाउ हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जिसे हाइपोकोटाइल कहेंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस के बिलो आपको हाइपोकोटाइल मिलेगी, तो बिलो द अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम ये आपका होगा हाइपोकोटाइल। ठीक है, इसके टिप में हमें रेडिकल मिलेगा और रेडिकल के नीचे रूट कैप का रीजन मिलेगा। ठीक है, अब बोथ द रेडिकल एंड रूट कैप इज प्रोटेक्टेड बाय अ कवरिंग नोन एज कोलियोराइजा। तो कोलियोराइजा क्या हो गई? कोलियोराइजा बेसिकली कवरिंग है जो कि रेडिकल और रूट कैप के बाहर पाई जाती है, जो इन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो थे कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल, ये आपको डाइकॉट एम्ब्रियो में नहीं दिखे। यहाँ पे जो कॉटलीडन है ये खास है जहाँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कॉटलीडन फॉर्म होता है जो कि स्क्यूटेलम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ये ग्रासेस का एम्ब्रियो है जिसमें कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन ग्रासेस स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मोनोकॉट। हियर वी कैन सी ये जो स्ट्रक्चर है एपीब्लास्ट, जो आपको अदर मोनोकॉट एम्ब्रियो में देखने को नहीं मिलता है। तो व्हाट इज एपीब्लास्ट? तो एपीब्लास्ट क्या है? एपीब्लास्ट इज द रिमेनेंट ऑफ द सेकेंड कॉटलिडन। ओके, तो एपीब्लास्ट क्या है? ये सेकेंड कॉटलिडन का रेमिनेंट है। ठीक है, जो यहाँ पे इस तरह से दिखा हुआ है, तो ये एपीब्लास्ट हो गया। बाकी स्ट्रक्चर्स सेम है। ये कोलियोराइजा है दैट कवर्स द रेडिकल एंड रूट कैप। हियर इज द वन सिंगल पेपरी शील्ड शेप्ड स्क्यूटेलम कॉटलिडन। ओके, ये कोलियोप्टाइल है दैट कवर्स शूट एपेक्स। इधर का पार्ट जो है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाएगा। ओके, तो ये ग्रास, टिपिकल ग्रास के एम्ब्रियो का डायग्राम है। अब हम मेज के सीड को स्टडी करते हैं, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड अ मैच्योर ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। तो यहाँ पे आप इसके सीड को देखिए तो सबसे आउटर कवरिंग देखिए तो यहाँ पे लेबल्ड है सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, क्योंकि ये आपका मोनोकॉट का सीड है, उसमें भी ग्रासेस जो है। ठीक है, तो ग्रासेस में सीड कोट और फ्रूट वॉल दोनों फ्यूज़ होती हैं, क्योंकि इनके फ्रूट को हम कैरियोप्सिस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सीड कोट और फ्रूट वॉल दोनों ही फ्यूज़ होती हैं, अलग अलग से दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ पे दो पार्ट दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे एक लेयर है जिसे एपिथेलियम कहा जाता है। थ्रू एपिथेलियम लेयर एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग। ये पूरा जो पार्ट है ये एम्ब्रियो को बनाता है, एम्ब्रियोनल पार्ट है। अब किसी भी एम्ब्रियो के में क्या क्या स्ट्रक्चर आएंगे? तो ये आएंगे आपके, एक तो ये कॉटलिडन का पार्ट है ये होल, और यहाँ पे आपके कोलियोप्टाइल विच कवर्स द प्लूम्यूल, और बिलो देखेंगे तो ये कोलियोराइजा होगा विच कवर्स द रेडिकल। तो ये पार्ट हो गया, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। नेक्स्ट, हियर इट इज़ एंडोस्पर्म विच इज़ ट्रिप्लॉयड इन नेचर। तो एंडोस्पर्म जो है ये इसमें ये स्टार्ची होता है, स्टार्च के ग्रेन्स यहाँ पे फिल्ड होते हैं। एंडोस्पर्म के आउटर कवरिंग जो होती है वो प्रोटीन की होती है, प्रोटीनेशियस होती है, प्रोटीन की बनी होती है। इसे हम एल्यूरोन लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एल्यूरोन लेयर जो है ये खास है, इसको जान लेते हैं। तो एल्यूरोन लेयर क्या है? ये एक प्रोटीन की बनी हुई हाईली प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसमें एल्यूरोन के टिश्यूज़ या एल्यूरोन्स के सेल्स पाई जाती हैं, या कह सकते हैं एल्यूरोन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। एल्यूरोन लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या करती हैं? ये कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज़ करती हैं, जैसे कि अमाइलेज हो गए और प्रोटीएजेस हो गए। ये यहाँ पे जो स्टार्च प्रेजेंट होता है इसका ब्रेक डाउन करती है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस दैट कैन बी लेटर यूटिलाइज बाय द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब जैसे ये जर्मिनेशन होता है तो एम्ब्रियो से
कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जैसे कि जिब्बरलिन हार्मोन्स। ये स्टिमुलेट करती हैं एल्यूरोन लेयर को, जिससे कि एमाइलेज और प्रोटीज एंजाइम सिक्रीट होती हैं। ठीक है, तो ये इनके फंक्शन हो गए। एंडोस्पर्म का फंक्शन हम जानते हैं कि एंडोस्पर्म क्या होता है। एंडोस्पर्म जो है ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जो कि एक तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। लास्टली कुछ सीड्स में ये सीड फॉर्मेशन के समय भी रह जाता है, तो उस समय ये क्या करता है, सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है, यानी कि न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो आज हमने इस तरह से मोनोकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में इजीली सारी चीज़ें जानी। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो एंडोस्पर्म्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। थैंक यू।